फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो परमाणु क्रमांक संख्या 21 से 30 तक होगा। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने 20 तक पढ़ा था और उस 20 तक के लिए हमने इस क्रम का उपयोग किया था कि जहां से तीर का निशान शुरू होता है उसमें पहले और जहां तीर का निशान खत्म होता है उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आप 21 से 30 परमाणु क्रमांक ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी जो अपना नेक्स्ट नया लेसन होगा उस आवर्त सारणी के अंदर अपन पढ़ेंगे एस पी डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में, तब वो वापस आएगा, एक बार रिपीट करेंगे अपन उसको। ठीक है ना। तो आज हम मुख्य रूप से जो लेने जा रहे हैं वो है 21 से 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक संख्या। ठीक है, इसके लिए पहले मैं आपको इसका एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देता हूं और उसी विन्यास के आधार पर देखो, अब अपन बड़ी क्लास में तो 20 तक तो चलो आपने इन सब का उपयोग किया है पूरा ठेर तक, ठीक है ना। लेकिन अब जब अपन बड़ी क्लास में पढ़ते हैं तो इसको शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट परमाणु ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है, क्या होती ट्रिक वो अभी अपन लेते हैं। तो 21 से 30 तक हम कह रहे हैं कि ये डी ब्लॉक के तत्व है ना। कौन से हैं? डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य विन्यास जो लिखा जाता है वो आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले लिखी जाती है अक्रिय गैस। ये अक्रिय गैस परमाणु क्रमांक के अनुसार आती है। ठीक है, फिर सबसे बाह्यतम कोष लिखा जाता है इसका, वो आता है NS2। n मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, और D जो होते हैं, D कक्षक को हम संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है, मतलब ये जो कक्षक होगा ये उपांत्य कोष के नाम से जाना जाता है, D कक्षक। तो इसको S के अंदर की तरफ लिखा जाएगा हम, तो इसको लिखा जाएगा n-1 D 1 से लेके 10 तक। ये एक डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य विन्यास है। ठीक है, देखो क्या होता है परमाणु के अंदर, आपने पढ़ा है जैसे नाभिक है, ये K है, ये L है, ये M है, इस तरह से कोष होते हैं और SPDF जो होते हैं वो इनके अंदर एक कोष के रूप में पाए जाते हैं। उनके अंदर कक्षक पाए जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिकतम होती है ना। तो ये अंदर की तरफ लिखने का मतलब ये होता है कि ये तो होता है बाह्यतम कोष, ठीक है, और इसे कहा जाता है उपांत्य कोष के नाम। क्या नाम? उपांत्य कोष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हमें लेना है 21 से 30। ठीक है, अब देखो कैसे लेते हैं। तो इसके लिए आपको आवर्त सारणी के अंदर जो अपना शून्य वर्ग है, 18वां वर्ग है, उस 18वें वर्ग के अंदर आने वाली जितनी भी गैसें हैं उन गैसों को क्रम से याद रखना है, तभी हम इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे हम यहां लेते हैं 18वां वर्ग जिसे हम शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहली गैस आती है हीलियम, उसके बाद नियॉन, उसके बाद आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, उसके बाद जिनॉन और सबसे लास्ट में आती है रेडॉन गैस। ठीक है, ये सबसे लास्ट पी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें अपवाद जो है वो हीलियम है, क्योंकि हीलियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2, है ना, अपन ने पढ़ा था। लेकिन वो S ब्लॉक का होते हुए इसको P ब्लॉक में स्थान दिया गया। अब परमाणु क्रमांक याद रखो इनके। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, ठीक है, फिर 8 का गैप आएगा, तो 2 10, फिर 8 18, 2 8 8, ठीक है। अब आएगा 18 का गैप, यानी 18 नंबर है ना, तो क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक होता है 36, फिर 18 और जोड़ो, 18 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 54, और लास्ट में होता है 32, तो 32 का मतलब यहां पर कितना हो जाएगा 86। रेडॉन का परमाणु क्रमांक होता है कितना 86। ठीक है, अब हम
परमाणु क्रमांक संख्या 21 से 30 तक ले रहे हैं। ठीक है, अब आपको इसमें पकड़ना है सबसे पहले कि 21 नंबर जो शुरुआत हो रही है उस शुरुआत में पहले अक्रिय गैस कौन सी आ रही है उसको उठाओ आप। देखिए, हीलियम, नियॉन और आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक है 18। ठीक है, और 18 के बाद सीधा 36 आ रहा है, लेकिन हम ले रहे हैं 21 से 30। इसका मतलब ये होगा कि 21 से 30 तक के तत्वों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसमें पहले अक्रिय गैस जो अपन ने यहां लिखा है वो कौन सी यूज की जाएगी? आर्गन गैस यूज की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे आर्गन, AR। ठीक है, चलिए अब 21 है तो आपको पता होगा कि जब हमने 20 नंबर कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था तो उसमें लास्ट में आया था 4s2, 4s2 के रूप में। तो यहां आर्गन लिखने के बाद हम जब ये बाह्य कक्षा जो लिखेंगे इसकी वो लिखेंगे 4s2 के रूप में। ठीक है, याद रखना ये वैसे इस क्रम के हिसाब से होता है। देखो 2 2 4 6 10 तो 12 6 18, 3p6 तक थे 18 और फिर 4s2 में आ गए थे कितने? 20। अब 21 से 30 है तो हम लेते हैं कौन सा? 3d लेते हैं। तो अब हमारे को यहां इस क्रम के हिसाब से 3d बताना है। अब 3d है या नहीं वो इस सूत्र से आपको पता चल जाएगा कि 18 ये हो गए, 2 20 हो गए। अब यहां d लिखते हैं हम n-1, यानी इधर कितने आ रहे हैं? 4। 4 में से 1 गया तो क्या जाएगा? 3। तो यहां लिखा जाएगा 3d 1 से लेके और 10 तक के इलेक्ट्रॉन। ये सामान्य विन्यास होगा किसका? परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक का। समझ में आया? ठीक है, तो इस वीडियो को बार बार देखते रहना ताकि समझ में आ जाएगी क्रिया कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखिए आप, अब अपन लेते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हमें जनरल इस क्रम की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ये विन्यास लिखा है। देखिए, इसमें आपको डी कक्षक जो होते हैं, डी कक्षकों का एक गुण भी ध्यान रखना है जिसमें आएगा, अपन अभी आगे लेंगे कि जो ये कक्षक होते हैं ये मुख्य रूप से क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, चलो पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए परमाणु क्रमांक सबसे पहले, परमाणु क्रमांक। ठीक है, तत्व, प्रतीक और फिर हम लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, चलिए यहां तक पूरा कर देते हैं अपन। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। सबसे पहले तो तत्वों के नाम आपको याद होने चाहिए 21 से 30 तक। ठीक है, सबसे पहले 21 नंबर आता है स्कैंडियम, इसको दर्शाते हैं SC से। ये आता है टाइटेनियम, TI, वेनेडियम, V, क्रोमियम, Cr, मैंगनीज, Mn, आयरन, फिर कोबाल्ट,
आयरन का Fe, कोबाल्ट का C बड़ा, O छोटा। 28 नंबर कौन सा है अपने याद है? निकिल धातु Ni। 29 नंबर है कॉपर, ठीक है। और 30 नंबर आती है जिंक, Cu और Zn। पहले तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी अपन ने सामान्य क्या बताया था कि आर्गन, ठीक है, फिर 3D 1 से 10 और 4s2 के बीच, ये बताया था 21 से 30 तक के लिए, ठीक है। चलिए पहले लिख देते हैं अपन। 21 नंबर है तो सबसे पहले आप लिखो आर्गन, ठीक है, 18 हो गए। फिर 20 तक लेना है तो 4s2 हो जाएगा, 18 और 2 20, ठीक है। अब 21 है तो 3D 1 से 10 तक है ना, तो यहां क्या लिख देंगे अपन 3D1, ये आ जाएगा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब 22 23 तक तो अपन कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। कंटिन्यू कैसे, जैसे सीधा ही लिख देता हूं मैं आर्गन 3D2 और 4s2, क्योंकि 18 2 20 और 2 22, फिर आर्गन, फिर 3D3 और 4s2। यहां तक तो चलो 23 नंबर तक यही चलेगा। अब 24 25 ये दोनों अपने आएंगे इसमें अपवाद के रूप में, ये आपको स्पेशली ध्यान में रखने 24 और 25 के अंदर, ठीक है। और नीचे अपन ध्यान रखेंगे 29 और 30, ये दो। क्या होता है कि अगर हम इस क्रम से लिखते हैं तो क्रम से लिखने पर हम देखेंगे कि यहां आर्गन, ठीक है, 4s2 और क्या आना चाहिए 3D4 आना चाहिए, लेकिन इसमें 3D4 के स्थान पर 3D5 आता है। ये अपवाद आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर 3D4 के स्थान पर आएगा 3D5, और इधर जो ये 4s2 है इस 4s2 के स्थान पर हो जाएगा 4s1, और आगे कौन सी गैस आएगी आर्गन। देखो ये क्रोमियम 18 एक 19 और 5 24, ये क्यों होता है ऐसा, इसका कारण ये है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके अंदर ये गुण पाया जाता है। एक पाया जाता है अर्धपूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व, अर्धपूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। इसी के कारण इसके अंदर जो यहां हम अर्धपूर्ण भरे कैसे लेंगे कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना, तो अब डी कक्षक के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अर्धपूर्ण भरे में कितने हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, किसमें अर्धपूर्ण भरे के हिसाब से, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां हम देख रहे हैं कि 3D3 से 3D4 होना चाहिए था, तो इसके स्थान पर ये क्या करता है 4s से एक इलेक्ट्रॉन एडवांस में ले लेगा, एक्स्ट्रा में ले लेगा, तो लेते ही इसके पास अपना अर्धपूर्ण भरे कक्षकों का विन्यास आ जाता है, इसलिए हम इसको 3D5 और 4s1 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब जब आप 25 पे जाओगे तो 25 में 3D6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है ना, इसलिए इसमें आर्गन ये तो लिखा जाएगा 3D5 और इधर क्या जाएगा 4s2 के रूप में। ये एक अपवाद और आ गया। तो देखो आप 18 2 20 और 5 कितने हो गए 25 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों 24 और 25 का कारण आपको ये बताना है कौन सा अर्धपूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो 26 27 और 28 में तो यही संख्या चलेगी, 5 के बाद फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, तो इसको तो अपन सामान्य रूप से लिख देंगे ये आर्गन 3D6 4s2। देखो 18 2 20 और 6 26, ठीक है। फिर आर्गन 3D7 4s2, 18 2 20 और 7 27,
अब 28 नंबर आएगा, तो ये 18 और ये 2 20 और ये हो गए 8 28 हो गए। अब जैसे ही हम 29 और 30 में जाएंगे तो 29 और 30 में जैसे यहां पर अर्धपूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व बताया गया है, उसी तरीके से आगे आएगा पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। ठीक है, ये कक्षक सामान्य रूप से क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये विन्यास होने के बाद इन तीनों के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। ठीक है, देखिए अब यहां हम जब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कॉपर का लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो आएगा आर्गन 18। अब यहां जैसे 3D3 से 3D5 में बदला है, वैसे कि वैसे ये 3D9 के स्थान पर क्या आ जाएगा, 3D10 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4s1। तो देखो 18 10 28 और एक क्या हो गया 29। और जब आप जिंक का लिखोगे तो जिंक का सीधा आ जाएगा आर्गन 3D10 और 4s2 आ जाएगा। देखो दोनों में ये अंतर आया। अब ये अंतर यहां से हमें दिख रहा है, ये चीजें। ठीक है, तो ये दो अपवाद इसका कारण बताओगे पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व, यानी डी कक्षक पूर्ण भरे कक्षकों के स्थायित्व के लिए ही 4s से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। और एक चीज और बता देता हूं कि इसमें हमने 3D को पहले इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें 3D और 4s की जो ऊर्जा है, इन दोनों की ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है, इसलिए हम 3D को पहले लिखते हैं और 4s को क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है 24 25 और 29 और 30, इसमें आप 29 30 में बिल्कुल ये बताओगे पूर्ण भरे कक्षक, और यहां बताएंगे 24 और 25 में अर्धपूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट कर दिए। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूं, ये पूर्ण भरे और अर्धपूर्ण भरे कक्षक क्या होते हैं। देखिए, कोई भी परमाणु के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं कक्षकों में, तो कक्षक अगर पूर्ण रूप से भरे हुए हो या अर्धपूर्ण भरे हो तो उसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है। देखिए क्या होता है इसमें कि जो ये कक्षक होते हैं, ठीक है ना, ये कक्षक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इन 3 प्रकार को हम दर्शाते किसके द्वारा है कि जो इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे आपको पता है S में 2, P में 6, D में 10 और F के अंदर कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये संख्या हमें पता है। ठीक है, तो ये जो कक्षक होते हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक है अर्धपूर्ण भरे, ठीक है, दूसरे आते हैं पूर्ण भरे कक्षक, और तीसरे आते हैं अपूर्ण भरे कक्षक। ठीक है, देखिए क्या होते हैं। अर्धपूर्ण भरे का मतलब ये होगा कि जो हम ये विन्यास लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, जिस कोश के अंदर, जिस कक्षक के अंदर, है ना, उसका विन्यास कैसा है, उसकी संख्या कितनी है। जैसे मान लो हम स्पेशली अर्धपूर्ण भरे के लिए P, D और F का उपयोग करते हैं, और इसमें भी हम किसके रूप में, पूर्ण भरे के लिए S, P, D और F सभी का उपयोग करेंगे, और इसमें भी S, P, D और F सभी का उपयोग किया जाएगा। अगर किसी परमाणु के अंदर
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में p कक्षक के अंदर देखो p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 6, तो 6 के आधे कर दो, 6 के आधे करने का मतलब कितने हुए 3, d में 10 होते हैं तो 5 और f में 7। अगर ये इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश के अंदर तो इसका मतलब वो अर्धपूर्ण भरे कक्षक कहलाते हैं, ठीक है। दूसरे आते हैं पूर्ण भरे, यानी 2 6 10 और 14 पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हो तो ये सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? सबसे अधिक स्थायी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब इनको इलेक्ट्रॉन भरते हो पूरे के पूरे भरे हुए हैं तो उसमें से ना तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो ना इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करवा सकते हो। तो जो जितना ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है, उसकी क्रियाशीलता उतनी ही क्या होती है? कम होती है। तो क्रियाशीलता इनकी क्या होती है? सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। और अर्धपूर्ण भरे कक्षक जो होते हैं इनका स्थायित्व पूर्ण भरे कक्षकों से कम, लेकिन अपूर्ण से ज्यादा। अब देखो ये क्या कह रहा है कि पूर्ण भरे कक्षकों से तो इनका स्थायित्व कम होता है, लेकिन इनका स्थायित्व अपूर्ण भरे इलेक्ट्रॉन ये कक्षक से क्या होता है? ज्यादा। तो इनकी क्रियाशीलता है ना वो स्थायित्व यानी पूर्ण भरे कक्षकों से ये क्या होते हैं? ज्यादा क्रियाशील माने जाते हैं। और ये आता है अपूर्ण भरे। अपूर्ण भरे का मतलब ये होता है जिसमें विन्यास इनके अलावा हो इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे s तो छोड़ दो आप, p के अंदर देखो 3 और 6 को छोड़ दो, तो जैसे 2 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर अब d में है तो d में हमने अभी देखा था तो 1 2 3 फिर 4 होता नहीं है, 5 छोड़ दो, फिर 6 7 और 8 आ गए, ठीक है। इसके अलावा f है तो f में 1 2 3 4 5 फिर 6 भी होते हैं, इसमें 7 नहीं होता 8 9 10 11 12 और फिर 13 तक। अगर ये संख्या है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन में होती है तो ये सारे क्या कहलाते हैं? अपूर्ण भरे कक्षक कहलाते हैं। और अपूर्ण भरे कक्षक सबसे कम, ये क्या होते हैं? सबसे कम स्थायी लेकिन सबसे अधिक क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील होने का मतलब ये है कि इनमें आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर भी निकाल सकते हो, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश भी करवा सकते हो, इसमें s भी बता सकते हो आप, गलत नहीं होगा। s का भी अगर अपन बताएं तो वो भी सही है, बता सकते हो, s भी बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि s ब्लॉक आवर्त सारणी का जो पहला और दूसरा वर्ग है ना, वो सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं, इसलिए हम इसमें s को भी साथ में शामिल करेंगे, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से हमें ये कक्षकों के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है कि अर्धपूर्ण भरे मतलब इलेक्ट्रॉन ये आते हो, पूर्ण भरे मतलब पूरे ये हो, अपूर्ण भरे मतलब ये संख्या इसके अंदर आती है, ठीक है। तो आज अपना ये लेसन कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन शुरू करेंगे आवर्त सारणी। धन्यवाद।